प्यारे बच्चों नमस्कार। जेसीईआरटी के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। मैं अनुपमा आज आप लोगों के साथ आप लोगों की विज्ञान की पुस्तक विज्ञान की ओर के तीसरे पाठ वायु जीवन के लिए आवश्यक पर चर्चा करूंगी। बच्चों, यह इस पाठ का तीसरा और अंतिम वीडियो है और आज इस भाग में हम लोग इस पाठ के अभ्यास में दिए गए प्रश्नों के उत्तरों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से सही शब्द का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और शब्द दिए गए हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडल, नाइट्रोजन और पवन। पृथ्वी के चारों ओर की वायु की परत क्या कहलाती है? तो बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा है पृथ्वी के चारों ओर की वायु की परत वायुमंडल कहलाती है। सभी जंतु श्वसन में वायु से कौन सी गैस लेते हैं? तो बच्चों, हम लोगों ने पाठ में पढ़ा है कि सभी जंतु श्वसन में वायु से ऑक्सीजन लेते हैं। पेड़ पौधे भी श्वसन में ऑक्सीजन गैस लेते हैं। हम मनुष्य भी श्वसन में ऑक्सीजन गैस लेते हैं और जंतु भी श्वसन में ऑक्सीजन गैस को ही लेते हैं। तीसरा है, जलने में कौन सी गैस सहायक होती है? तो जलने में ऑक्सीजन गैस सहायक होती है। गतिशील वायु को क्या कहते हैं? तो बच्चों, हम लोग हवा को देख नहीं सकते हैं, लेकिन हवा चल रही है इसे महसूस कर सकते हैं और इस गति करने वाली वायु को पवन कहा जाता है। पांचवा प्रश्न है, वायु में सबसे अधिक कौन सी गैस है? तो बच्चों, वायु में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस होती है, यह 78% है। तो वायु में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस है। खंड क में अंकित शब्दों को खंड ख के सही व्याख्या से मिलान कीजिए। चलिए देखते हैं कि खंड क में कौन कौन से शब्द दिए गए हैं। पवन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और वायु। और खंड ख में जलने में सहायक नहीं है, पारदर्शी है, गतिशील वायु है और जलने में सहायक है। तो बच्चों, हम लोग जानते हैं कि जो गतिशील वायु है उसे पवन कहा जाता है। तो पवन गतिशील वायु है। ऑक्सीजन जलने में सहायक है, नाइट्रोजन जलने में सहायक नहीं है और वायु पारदर्शी होती है, वायु के आर पार देखा जा सकता है। तीसरा प्रश्न है, सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह एवं गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। वायु गैस, जलवाष्प एवं धूल कण का मिश्रण है। तो बच्चों, हम लोग जानते हैं वायु में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और बाकी बचे हुए 1% में ही कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, धूल कण और अन्य गैसें उपस्थित होती हैं। तो यह सही है। मिट्टी में वायु उपस्थित नहीं होती है। तो बच्चों, मिट्टी में वायु उपस्थित होती है, यह गलत होगा, क्योंकि मिट्टी में उपस्थित वायु के कारण ही मिट्टी के अंदर रहने वाले जंतु सांस ले पाते हैं। तीसरा वाक्य है, ज्वलन में कार्बन डाइऑक्साइड सहायक होती है। तो बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा है कि ज्वलन में ऑक्सीजन गैस सहायक होती है, तो यह गलत होगा। चौथा वाक्य है, वायु हवाई जहाज उड़ाने में सहायक होती है। तो हाँ बच्चों, हवाई जहाज के उड़ने में वायु सहायता करती है, तो यह सही है। और पांचवा वाक्य है, वायु को हम देख सकते हैं। तो यह गलत है, वायु को हम देख नहीं सकते हैं बल्कि उसे महसूस कर सकते हैं। चौथा प्रश्न है, वायु के संघटक क्या है? तो वायु कई गैसों का मिश्रण है और इसके संघटक है नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है और जलवाष्प, धूल कण और धुआं। पांचवा प्रश्न है, वायुमंडल किसे कहते हैं? तो वायु का आवरण या परत जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है वायुमंडल कहलाता है। छठा प्रश्न है, वायुमंडल में कौन सी गैस श्वसन के लिए आवश्यक है? तो बच्चों, हम लोग जानते हैं कि हम मनुष्य भी ऑक्सीजन गैस का उपयोग श्वसन में करते हैं। इसी तरह से पौधे भी ऑक्सीजन का ही उपयोग श्वसन में करते हैं और
जंतु भी श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस का ही उपयोग करते हैं। तो मानव और सभी जीव जंतुओं के लिए ऑक्सीजन गैस श्वसन के लिए आवश्यक है। 7वां प्रश्न है, जल में मिट्टी डालने पर वायु के बुलबुले बाहर क्यों आते हैं? तो मिट्टी छोटे छोटे कणों से बनी होती है एवं उन कणों के बीच जो खाली स्थान अर्थात छिद्र होता है उसमें वायु रहती है। जब हम जल में मिट्टी डालते हैं तब जल इन खाली स्थानों में प्रवेश करता है और वहां की वायु बुलबुले के रूप में बाहर आती है। यही कारण है कि जल में मिट्टी डालने पर वायु के बुलबुले बाहर आते हैं। 8वां प्रश्न है, वायु में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित होती है? तो बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा है कि वायु में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस उपस्थित होती है। तो वायु में नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित होती है। 9वां प्रश्न है, वाद्य यंत्रों में वायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, आप कैसे प्रमाणित करेंगे? तो वायु के द्वारा ही ध्वनि का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है। मतलब वायु के कारण ही ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकती है और वायु के बिना ध्वनि हमारे कानों तक नहीं पहुंच सकती है। मतलब बिना वायु के या बिना किसी माध्यम के ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं जाती है। और इसीलिए आप लोगों ने देखा है बच्चों की बांसुरी में छिद्र बने होते हैं और इन छिद्रों से वायु निकलती है और वायु के साथ ही ध्वनि भी निकलती है और हमारे कानों तक पहुंचती है। तो इसीलिए वाद्य यंत्रों से निकली ध्वनि के संचरण के लिए वायु आवश्यक है। 10वां प्रश्न है, आपको कैसे पता चलता है कि वायु में जल वाष्प है? जब हम जल की ठंडी बोतल रेफ्रिजरेटर से मतलब फ्रिज से निकाल कर रखते हैं तो कुछ समय बाद बोतल के चारों ओर जल की छोटी छोटी बूंदें हमें दिखाई देती हैं। तो इसका कारण है कि ठंडी बोतल की ठंडी सतह इसके आसपास की वायु को ठंडा कर देती है और वायु में उपस्थित जल वाष्प ठंडा होकर बोतल की सतह पर संघनित हो जाता है और जल की छोटी छोटी बूंदें बोतल के चारों ओर दिखाई देने लगती हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि वायु में जल वाष्प है। 11वां प्रश्न है, ऐसे क्रियाकलापों की सूची बनाइए जो वायु की उपस्थिति के कारण संभव है। तो निम्नलिखित क्रियाकलापों के लिए वायु की उपस्थिति आवश्यक है। तेज वायु पवन चक्की को घुमाती है और पवन चक्की का उपयोग ट्यूबवेल से पानी निकालने, आटा चक्की को चलाने के लिए होता है। साथ ही पवन चक्की विद्युत भी उत्पन्न करती है। वायु बादल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है जिससे विभिन्न स्थानों पर बारिश होती है। यह पौधों के बीजों को इधर उधर फैलाने में सहायक होती है। वायु के माध्यम से पौधे के बीज उड़कर इधर उधर चले जाते हैं। तो इस तरह से वायु परागण की क्रिया में सहायक है। यह पक्षी, चमगादड़ एवं कीटों को उड़ने में मदद करती है। यह अन्न कणों को भूसा से अलग करने में सहायता होती है। भूसा हल्का होने के कारण कुछ दूरी पर जाकर गिरता है और अन्न कण भारी होने के कारण व्यक्ति के नजदीक ही गिरते हैं और इस क्रिया को निष्पावन कहा जाता है। वायु नावों को खेने में, ग्लाइडर, पैराशूट तथा हवाई जहाज को चलाने में सहायता करती है। जल चक्र में वायु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समुद्रों में वाष्पन की क्रिया द्वारा जल वाष्प वायु के माध्यम से ऊपर जाते हैं। इसी तरह पौधे वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा जो वाष्प छोड़ते हैं यह भी वायु के माध्यम से ही ऊपर तक जाता है। ऊपर में ये जल वाष्प संघनित होकर बादल बनते हैं और बादल भी वायु के कारण ही एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं और वर्षा होती है। तो इस तरह से जल चक्र में वायु की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 12वां प्रश्न है, आप कैसे दर्शाएंगे कि खाली कहा जाने वाला गिलास वास्तव में खाली नहीं है? जब हम कांच की एक बोतल को उल्टा करके बोतल के खुले मुंह को पानी से भरी बाल्टी या टब में डुबाते हैं तो बोतल में पानी नहीं भरता है। जब इस तरह से बोतल को सीधा पानी में डुबाया जाता है तो बोतल में पानी नहीं भरता है। लेकिन जब हम बोतल को थोड़ा तिरछा कर देते हैं तो बोतल में से कुछ बुलबुले बाहर आते नजर आते हैं और सनसनाहट जैसी आवाज के साथ पानी बोतल के अंदर घुस जाता है। तो ये बुलबुले वास्तव में वायु थी जो खाली दिखाई देने वाली बोतल में भरी हुई थी
और इसीलिए जब वायु बोतल से बाहर निकलती है तो उस खाली स्थान में पानी भर जाता है। 13वां प्रश्न है, मुंह से सांस लेना क्यों हानिकारक है? वायु में धूल के कण उपस्थित होते हैं जो समय तथा स्थान के साथ बदलते रहते हैं। जब हम मुंह से सांस लेते हैं तो ये धूल कण भी वायु के साथ हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं, परंतु जब हम नाक के द्वारा सांस लेते हैं तो हमारे नाक में उपस्थित छोटे छोटे बाल एवं श्लेष्मा अर्थात लसलसा द्रव इन धूल के कणों को श्वसन तंत्र में जाने से रोकता है। यही कारण है कि मुंह से सांस लेना हानिकारक है। 14वां प्रश्न है, अगर 2 मोमबत्तियों को जलाकर अलग अलग आकार के गिलास से ढक देंगे तो कौन सी मोमबत्ती ज्यादा देर तक जलेगी और क्यों? जो गिलास बड़ा होगा उसमें जलती मोमबत्ती देर तक जलती रहेगी, क्योंकि बड़े गिलास के अंदर वायु की मात्रा भी अधिक होती है, और जो गिलास छोटा होगा चूंकि उसके अंदर वायु की मात्रा बड़े गिलास की अपेक्षा कम है तो उस गिलास के अंदर की मोमबत्ती जल्दी बुझ जाएगी। क्योंकि बच्चों, हम लोग जानते हैं कि किसी भी वस्तु को जलने के लिए वायु अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक है। 15वां प्रश्न है, यदि वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस समाप्त हो जाएगी तो क्या होगा? यदि वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस समाप्त हो जाएगी तो पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि सभी जीव जंतु अपनी श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन का ही उपयोग करते हैं। जैसे कि पौधे भी श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, हम मनुष्य भी श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, और जंतु भी श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन का ही उपयोग करते हैं, और श्वसन के बिना किसी भी जीव जंतु अर्थात सजीव का जीवित रहना संभव नहीं है। तो बच्चों, ये थे इस पाठ के अभ्यास में दिए गए प्रश्नों के उत्तर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह उत्तर अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे और आप लोग इन्हें अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में विज्ञान के एक नए पाठ के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।